गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 और उसके पाठ 15 के बारे में, जिसका नाम है नीलकंठ। और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आइए अब हम इस पाठ के बारे में जानें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट ही रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने हाथ से संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शाबक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनाने लगा। अपना ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझो। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शाबकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचते ही सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभव उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में मैंने उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर अश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, उन पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो उनकी बिल्ली है, इन नवातुंगों का पता लगा सकती थी और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी बिल्ली के लिए असहनीय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों
कौतुकों ने अपने पहले से रहने में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे झिल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलंगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलम धुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा ही हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसकी नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ा कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था। मोरनी का निवास मोर के समान चमकीला तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरनी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वे सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वे अपने तीखे चोंच प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चे को वे चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे अंतःकरण न करने लगते उन्हें अधर से लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वे मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ में संघन पंखों में छुआछूत सा खेल खेलते रहते थे। किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसने ची ची का स्वर भी इतनी तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर को व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया और अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वे अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख उष्णा देता रहा। कार्तिकेय ने अपना युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है।
नीलकंठ में अपनी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में उसे इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रह जाता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती और बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाईं ओर। इस प्रकार उसकी प्रक्रिया में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचा ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गया। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी आ पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वे भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता है, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी हो जाता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वे इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ा। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा की थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तृप से तृप होती गई और मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ इतना अधिक गरजता, बिजली इतनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट इतनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकती बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदमयी रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले ही सामान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ का विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक की ओर ही अपना ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एक प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगा। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं इसके सिर पर उसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये कि 7 रुपए देकर उस अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर से मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों में डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वे उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न ही वे किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। उनको वे अपने पंखों छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से उसको छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया।
कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शोध पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मडलाकर बनकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जागकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसने ना उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों से सतबंख जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल से लपेटकर उसे संगम में ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वे कई बार भागकर लौट आया था, अतः वे प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुब्जा के कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वे प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने आ गई। संभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघछंद हो जाता है, तब वे कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तृप्तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।